चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एस्थेटिक्स के से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को आज सॉल्व करेंगे। एस्थेटिक्स में हम लोग मेनली 3 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, एक मीन, मीडियन और मोड। कोई भी डेटा हमारे पास जब मौजूद होती है तो हम उस डेटा का एक केंद्रीय मान प्राप्त करते हैं। केंद्रीय मान क्या होता है? किसी भी आंकड़े का एक वह मान होता है जो पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है, और उस आंकड़े के जो मान होते हैं जो पूरे आंकड़े को प्रतिनिधित्व करता है उसे उस आंकड़े का केंद्रीय मान कहते हैं। और ये केंद्रीय मान पता करने का हमारे पास 3 मेथड होता है, जिसको हम माध्य, माध्यक और बहुलक के नाम से जानते हैं। तो माध्य, माध्यक, बहुलक जो है ये किसी आंकड़े का केंद्रीय मान ज्ञात करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह जो है बोर्ड्स एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आती है सब, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी कैसे होता है वो भी सारा देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माध्य के बारे में। तो माध्य को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, समांतर माध्य, औसत, ये सब एक ही है, ये तीनों नाम एक ही है। क्लियर है ना? इसको हम लोग जो है मीन बोलते हैं, इसको अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, और इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही है, और इन तीनों के लिए हम लोग जो है जो फॉर्मूला बनाते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी आंकड़ा जो दिया रहेगा उन सभी आंकड़ों को हम लोग जोड़ते हैं, आंकड़ों का योग, और बाय में क्या करते हैं? आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, जितने आंकड़े हैं उन सभी को जोड़ेंगे और उसमें आंकड़ों की कुल संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो उस आंकड़े का माध्य निकल जाएगा, मध्य मान निकल जाएगा। तो ये माध्य हो या माध्यक हो या बहुलक, ये किसी भी आंकड़े का मध्य मान होता है जो जनरली पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसको हम लोग केंद्रीय मान बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा। ये किसी डेटा का जो है केंद्रीय माप होता है। तो माध्य को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? कोई भी आंकड़े को हम लोग जोड़ेंगे और उस आंकड़े की कुल संख्या से हम इसको भाग कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप में। बारी बारी से हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, पहले माध्य को देखेंगे, फिर माध्यक को, फिर बहुलक को। तो सबसे पहले हम लोग माध्य पर देखते हैं। माध्य पे जनरली बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 का माध्य निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, माध्य के लिए बस क्या करेंगे? हम लोग इन सभी आंकड़ों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे। तो आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। अब अगर इसको आप जोड़ ले तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 8, 33 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? 6। इसको आप सॉल्व कर ले तो 11 बाई क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 5.5 आपका लगभग आंसर आ गया। तो ये माध्य निकल गया। माध्य में बहुत सारी क्वेश्चंस आएगी, बहुत सारे नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे कहा जाएगा आपको कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। इस तरह सभी संख्या पे क्वेश्चंस बनती है। कुछ और भी बेसिक क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको x, y और z का माध्य ज्ञात करें। तो आप देखेंगे इसमें ये जो है एक सिंबॉलिक टर्म है x, y, z, इसका माध्य कैसे निकालेंगे आप? तो बस कुछ नहीं करना है, आपको तीनों को प्लस करना है और बाय में 3 करना है। तो आप x, y, z को ऐड नहीं करेंगे, ये मिस्टेक हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको रहेगा x, y, z/3, तो कई बच्चे इसमें ध्यान रखेंगे कि ये प्लस नहीं होगा, तो x + y + z/ क्या होगा? 3 हो जाएगा आपका आंसर। जैसे क्वेश्चन आएगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या का
प्राकृत संख्या का माध्य। प्रथम 10 प्राकृत संख्या, इसी जगह पे आपको प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 भाज्य संख्या, इसके लिए आपको सभी संख्या का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ से आप माध्य बराबर क्या पता करेंगे, सभी प्राकृत संख्या जहाँ 1 से लेकर 10 तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10, चूँकि आपको पता है टोटल 10 ही होगा। अब इन सब को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल एक तरीका अपना लेंगे कि ये जैसे टेबल होता है, 1 से लेकर 10 तक क्या होता है एक टेबल होता है, जैसे 2 से लेकर 20 तक का टेबल पढ़ते हैं, 3 से लेकर 30 तक का टेबल पढ़ते हैं, 4 से लेके 40 तक का टेबल पढ़ते हैं, 5 से लेके 50 तक का टेबल पढ़ते हैं। तो किसी भी टेबल का अगर सम करना हो तो आप टेबल का फर्स्ट नंबर इनटू में क्या कर दीजिए 55, तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। किसी भी टेबल का सम, अगर 2 का टेबल का सम करना है तो 2 इंटू क्या करेंगे 55, 3 का करना होगा तो 3 इंटू 55, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55। ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी का भी सम निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप इसको ऐड भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो गया 55 बाय में 10 तो 5.5, फिर आंसर आ गया इसका। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। तो ये प्राकृत संख्या था, इसी में आपको सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सारे संख्या के बारे में पता होनी चाहिए, सभी संख्या के बारे में बेसिक नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए कि सभी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से लेंगे 1 to इन्फिनिटी जाएगा। सम संख्या अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से लेके इन्फिनिटी 2 4 6 8, ध्यान रखना है सम संख्या। विषम संख्या के बारे में बात आएगा तो आप 1 3 5 7 लेंगे इन्फिनिटी तक। अगर आप पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 सेट करेंगे। अभाज्य संख्या होगा तो आप क्या लेंगे 2 3 5 7। नंबर्स को आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है 2 से, और 2 ही एकमात्र जो है इवन प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, बाकी सारे ऑड है। भाज्य संख्या लेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से, जिसका केवल 2 फैक्टर होता है उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे, और 2 से अधिक फैक्टर होगा तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखना है। जो छोटी सम में है तो वो 4 है, और अगर छोटी विषम में लेंगे भाज्य संख्या तो 9 लेंगे। तो इस तरह सभी संख्या से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकती है माध्य में कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 5 विषम संख्या का, 5 सम संख्या का, 5 अभाज्य संख्या का या भाज्य संख्या का। तो इस तरह संख्या के बेस पे आपका क्वेश्चंस जो माध्य से आएगा वो आपसे बन जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे संख्या का आप रिवीजन करेंगे अच्छे से। जनरली अभी आप जस्ट देखिए, जैसे ए बी सी का माध्य पूछा जाएगा तो अभी जस्ट आपको बताएं, बस कुछ नहीं करने, आपको तीनों को प्लस करना है, 3 से डिवाइड होगा तो आंसर हो जाएगा a + b + c/3। ये हमारा माध्य हो जाएगा यदि हम लोग a b c का माध्य ज्ञात करते हैं तो। अभी तो ये हम लोग जो आंकड़े में चर मान था, जो भी आंकड़े में जो मान दिया जाता है उसको हम लोग चर मान कहते हैं। आंकड़े में दिए गए मान को हम लोग क्या कहते हैं चर मान। अब वो चर मान में जो मान रिपीट होता है, जैसे अगर आपसे बोला जाता है 2 3 5 7 8 6 4, ठीक है 3 2 5, अब ये दिया हुआ है तो ये जो मान है 2 है 3 है 5 है 7 है, इंडिविजुअल जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग चर मान या वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे चर मान हमारा क्या है, चर मान को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x के लिए हमारा डाटा क्या बन जाता है 2 बन जाएगा।
3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या 6 भी है तो 6 भी ले लेंगे, 4 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सही है। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या कि कुछ मान ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 जो है यहाँ भी है, 3 जो है यहाँ भी है, क्लियर है, 5 यहाँ भी है, रिपीट हो रहा है। तो जो मान डेटा में आंकड़े में रिपीट होता है, उस रिपीटेड मान जो है उसकी जो संख्या बनती है कि ये मान कितना बार रिपीट हुआ है, 1 है, यहाँ 2, तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। क्या पढ़ेंगे इसको, बारंबारता कहेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसकी मान हम लोग यहाँ से 2 लिख सकते हैं। 3 भी कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 बार है। 4 जो है 1 टाइम्स है, 1 बार है। 5 जो है 2 टाइम्स है, 2 बार है। 6 1 टाइम्स है। 7 भी 1 टाइम्स है। 8 भी क्या है, 1 टाइम्स है। ये लिखना आसान है, क्लियर है। अब अगर हमको यहाँ पे माध्य कहता, अब सोचिए अगर इसको माध्य ज्ञात करने बोलता इस आंकड़े को, तो हम यहाँ आसानी से सबको प्लस करते और टोटल नंबर काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम उसको 10 से डिवाइड करते। जनरली अगर हम इसको माध्य निकालना चाहे तो क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 6 + 8 है तो 8 भी, +4 + 3 + 2 + 5 और डिवाइडेड बाय 10। रूल तो यही पढ़े कि माध्य रूल कहता है कि सभी आंकड़े में दिए गए सभी चर मान को जोड़ना है और उसमें उसके कुल चर मान की संख्या से भाग दे देनी है। तो जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 7 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 8 31 4 35 3 38 2 40 5 45, तो 45 हो गया, 45 हो गया, बटे 10 करेंगे तो 4.5 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 4.5 निकल जाएगा। लेकिन ये मान, ये जो तरीका है वो एक सीमित तक है, क्योंकि अगर ये हम लोग तरीका अपनाएंगे तो 10 मान 15 20 100 तक तो हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही मान रिपीटेड हो, एक एक मान जो है 100 बार रिपीट हो, 50 बार रिपीट हो, 60 बार रिपीट हो, तो उस कंडीशन में एक ही मान को हम बार बार नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग रूट हो जाएगा और जोड़ने से ही हमारा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या मेथड होता है, अगर 2 मान जो है 10 बार रिपीट है तो हम उसको 10 बार जोड़ के नहीं 10 से गुना कर देते हैं। जैसे अगर 5 को आप 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो अगर वही 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तब भी 25 आएगा। इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं उसी चीज़ को हम चाहे तो यहाँ चर मान और बारंबारता के रूप में लिख सकते हैं। अब ये बारंबारता का मतलब हुआ 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 2 बार आया है। 2 बार आया है इसका मतलब इससे गुना कर देंगे, तो दोनों का जो मल्टीपल बनेगा उसको हम लोग fx कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, fx, मतलब f × x। तो इसको मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। अब ये मान जो हम लोग जोड़े हैं कहीं न कहीं उन्हीं तरीक़ों से ये बन के आया है, बस इसको आपको ऐड करनी है। तो 6 4 10, 4 14 हो गया, 10 24, 6 30, 7 37 और 8 कितना हो गया, 45। अब चूँकि आपको पता करना था क्या कि इस आंकड़े में कुल कितनी मान है, और कुल कितनी मान हमको किससे पता चलता है, बारंबारता से, क्योंकि यही तो नंबर्स को दिखाता है कि 2 2 बार है, 3 2 बार है, तो टोटल कितना बार मान है ये कौन बताएगा हमको, बारंबारता, f बताएगा। तो 2 2 4 1 5 2 7 3 10, तो 10 हो गया। अब आपको पता है माध्य तो यही कहता है, माध्य सिंपली यही कहता है कि हम सभी मान को जोड़ेंगे, तो सब मान को जोड़े तो आया 45, और इसी को हम शॉर्ट में जो fx का कुल जोड़ है उसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, सिग्मा fx पढ़ते हैं। सिग्मा का मतलब हो जाता है यहाँ पे कुल जोड़, मतलब fx का कुल जोड़ को हम लोग सिग्मा fx नाम देते हैं, f का कुल जोड़ को हम लोग सिग्मा f नाम देते हैं, और यहीं से हमारा एक माध्य का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मतलब अगर 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आंसर आएगा। मतलब तरीका वही है,
आंकड़े को जोड़ना है और उसमें कुल संख्या से भाग देनी है। बस उसको जो हम लोग एक न्यू मेथड के फॉर्म में लिखे हैं, दिमाग में कैलकुलेशन हमारा वही चलता है कि सभी मान को हम जोड़ रहे हैं। बस यहाँ है कि यहाँ हम एक डेटा तैयार करते हैं, एक आंकड़ा तैयार करते हैं कि दो बार आया है तो उसको गुना कर दिए, फिर 3 2 बार आया तो गुना कर दिए। इस तरह करके हम लोग एक न्यू फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य के लिए जो ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इस फॉर्मूले को हम लोग किस मेथड के अंतर रखते हैं? प्रत्यक्ष विधि के अंतर रखते हैं। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माध्य ज्ञात करने का जनरली 3 तरीका है। एक आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका क्या है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा क्या है आपका पग विचलन विधि। तो इनमें से हम लोग प्रत्यक्ष विधि जो देखे, ये सबसे आसान तरीका होगा, सरल तरीका होगा क्या निकालने का। तो बात सबको समझ में आ गया होगा कि माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। माध्य में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आएगा तो उनमें हमको बस एक ही चीज़ ध्यान देना, जो भी आंकड़ा है उन सबको जोड़ना है और उस आंकड़े की कुल संख्या से काउंट करके, गिनती करके उससे भाग दे देनी है। तो चलिए ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और यहीं से हमारा फॉर्मूला भी बन गया। ये फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज़ कर लेंगे कहाँ पे? वर्गीकृत आंकड़े में, जहाँ पे वर्ग बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं वर्ग अंतराल से और वहां से हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल बोल सकते हैं इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और उसी का हमको क्या दे देता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दिया देता है। क्या दे दिया? बारंबारता 4 5 2 3 2, ये आपको बारंबारता दिया। वर्ग अंतराल बोलने का मतलब क्या है बच्चे कि जैसे चर मान आंकड़े में दिया हुआ है तो वो इंडिविजुअल सभी मान पता है हमको, लेकिन जब वर्ग होता है तो वर्ग में हम लोग उनके बीच में जो मान आता है उन्हीं के मान से हम ये पता चलता है कि ये किस चर मान के लिए जो है ये रिपीट हुआ है 4 बार। लेकिन कौन सा मान यहाँ पे रिपीट हुआ है 4 बार ये हमको नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ग अंतराल का ही एक मीन वैल्यू तैयार करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे चर मान कहते हैं। ठीक है, अब वो चर मान क्या होता है? ये चर मान क्या होता है? इस वर्ग अंतराल का जो देखे तो वर्ग अंतराल में जैसे हम बात करते हैं 10 से 20, वर्ग अंतराल का मतलब है 2 चर मान के बीच में गैप ले लेना। तो जैसे 2 चर मान 10 से 20 में गैप आया है तो ये वर्ग अंतराल हो गया। अब इस वर्ग अंतराल में जो छोटी मान है उसको हम लोग कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहेंगे उसको? निम्न सीमा। जो बड़ी मान है उसको बोलेंगे उच्च सीमा। सही है। और अगर देखें तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में जो अंतर आता है, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं। 3 चीज क्लियर हो गए यहाँ से। आप देखें कि किसी भी वर्ग अंतराल में जो छोटी मान आएगी वो निम्न सीमा होगा, लोअर लिमिट होगा, और जो बड़ी मान होगी वो उच्च सीमा होगा, अपर लिमिट होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल की लंबाई, क्लास साइज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वर्ग अंतराल की लंबाई होगा। तो अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में देखें तो इसके बीच में कोई मान होगा जिसके लिए बारंबारता 4 दिया है, पर वो कौन सा मान है ये नहीं पता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वर्ग अंतराल का एक चर मान तैयार करते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? चर मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? निम्न सीमा
और उच्च सीमा को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सिंपली कहे तो जो वर्ग अंतराल लेते हैं उस वर्ग अंतराल का बीच का जो मान होगा, मध्य मान होगा, वही चर मान होगा। तो बीच का मध्य मान मतलब 0 से 10 के बीच में 5 आएगा, 10 से 20 के बीच में 15 आएगा, 20 से 30 के बीच में जो है 25 आएगा, 30 से 40 के बीच में 35 आएगा, 40 से 50 के बीच में क्या आएगा, 45 आएगा। तो ये आप प्लस करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो 0 + 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, 10 से 20 को जोड़ेंगे 30 और 2 से भाग करेंगे तो 15, 20 से 30 को जोड़ेंगे तो 50, 10 और उसको भाग करेंगे तो 25। यहाँ आप गैपिंग भी देख सकते हैं, कितना गैप हो रहा है, 10 का। तो आप 10 सिर्फ जोड़ सकते हैं अगले आप अंतराल का चर मान निकालने के लिए। तो 25 से 10 जोड़ेंगे 35 और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 45। तो ये आप तरीका सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। आप निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, चर मान निकालेंगे। आपको पता चल गया चर मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस वर्ग अंतराल में जो मान है उस मान के लिए यहाँ बारंबारता दिया है। पर जब हम बारंबारता जो दिया होगा किसी एक मान को रिपीट करके दिया होगा, तो वो मान कौन सा है ये नहीं पता है, तो इसीलिए हम उस वर्ग अंतराल का ही एक मध्य मान पता कर लेते हैं ताकि हम उससे इसका क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो मध्य मान क्या हो गया यहाँ पे हमारा, 5, 15, 25, 35 और 45। कैसे निकाले चर मान, ये आपको दिख रहा होगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में क्या किए, 2 किए। तो इससे आसानी से आप चर मान निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब आपको क्या करनी है, अब आपको अभी जस्ट इससे पहले बताए थे कि x और f जब मिल जाएगा तो ये चर मान 5 है और ये कितना बार आया है, 4 बार, 15 कितना बार आया है, 5 बार, 25 2 बार, 35 3 बार, 45 2 बार। इसका मतलब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ इसको थोड़े जोड़ेंगे, ये 5 4 बार आया है। तो पहले हम क्या करेंगे, fx निकाल लेंगे। मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, गुना करते जाएंगे, 15 × 5 75 हो जाएगा, 25 × 2 50 हो जाएगा, 35 × 3 105 हो जाएगा, 45 × 2 90 हो जाएगा। अब ये जो मान निकला है वो सभी मान का टोटल इंडिविजुअल जोड़ निकल चुका है और इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ हो जाएगा, जिसको हम लोग सिग्मा fx के नाम से जानते हैं। अगर हम सबको जोड़ दें तो 5 5 यहाँ 10 हो जाएगा, 9 5 14, 7 21, 2 23 और 1 जोड़ेंगे तो 24 और इधर 2 और 1 3, 340 हो गया। अब किसको हमको देखना है, टोटल संख्या किससे पता चलता है, बारंबारता से। टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसमें चर मान की संख्या वो हमेशा बारंबारता से पता चलता है। याद रखना है आपको कि ये बारंबारता, तो बारंबारता को जोड़ेंगे। सिग्मा लगाने का मतलब इस f का टोटल जोड़ को हम सिग्मा f कहते हैं। तो 4 5 9 2 11 3 14 2 16 हो जाएगा। अब ये रहा आपका टोटल मान और ये रहा उसकी कुल संख्या। तो आप माध्य निकालने के लिए आसानी से जानते हैं कि हमको सिग्मा fx बटे सिग्मा f करनी है। तो 340 में से हम जो है 16 से डिवाइड करेंगे। तो आप कटा दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 2 से ही कट कर दीजिए पहले। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 7 0, यहाँ 8 टाइम्स में कटा दीजिए, फिर 2 से कटा दीजिए 8 5, यहाँ हो गया 4, 85/4। इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम्स में 8 कट जाएगा, 1 और 2 5। ये फाइनली आपका आंसर निकल गया। तो आप लोग माध्य निकालना अच्छे से सीख लिए होंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, आप सबसे पहले चर मान निकालेंगे। चर मान निकालने का ज़रूरत क्यों पड़ा आप लोग अच्छे से समझ गए। उसके बाद आप लोग चर मान बारंबारता का गुणनफल निकालेंगे। जब दोनों को टोटल जोड़ेंगे, fx के मल्टीपल का टोटल जोड़ करेंगे तो सिग्मा fx निकल जाएगा। f का कुल जोड़ करेंगे तो सिग्मा f निकलेगा। फिर माध्य इक्वल सिग्मा fx बाय सिग्मा f करके डिवाइड करके सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन क्या आता है कि आपको क्या करेगा कि बारंबारता में किसी एक टर्म को गायब कर देगा। बहुत आसान है ये बात, इसमें कुछ नहीं है कि बारंबारता में एक टर्म को यहाँ से गायब कर देगा। अब वहाँ पे बदले में p लिख देगा, k लिख देगा, x लिख दिए, तो बदले में यहाँ पे कुछ टर्म दे दिए कि यहाँ पे हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ तब उस क्वेश्चन में आपको माध्य जरूर दिया रहेगा।
माध्य दिया रहेगा, चूँकि तब माध्य फाइंड करने के लिए बोल ही नहीं सकता है। तो जब माध्य दिया रहेगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। यहाँ p दिया रहेगा तो मल्टीपल में p आएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जोड़ने वक्त जो टर्म आएगा वो p अलग हो जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसका एक टाइप और देख लेते हैं जो आपको हो सकता है दिक्कत दे। बहुत ही आसान है, सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। बस यहाँ पे आपको क्या करेगा, 4 दे दिया, यहाँ चलिए p दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बोले, इस क्वेश्चन में अब इसको माध्य देना होगा। मान लीजिए हमको 20 दे दिया जाता है माध्य, ठीक है ना। माध्य कितना दे दिया, 20 दे दिया। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा, आपको x निकालना है। पहले आपको चरमान निकाल लिया। चरमान कैसे निकलेगा, फिर वही 5, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो आप 25, यहाँ पे 35 और यहाँ 45, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो fx मल्टीपल कीजिए, 20 हो जाएगा, यहाँ 15p हो जाएगा, 25 को 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 35 को 3 से करेंगे 105 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। तो जब इन सब fx को जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा fx। आप इसको जोड़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसको ध्यान से नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये आपका p टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, ये डिफरेंट टर्म हो गया। आप इस नंबर के सीरीज को जोड़ सकते हैं। 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 4 9, 2 11, और एक कितना 12, और एक 1 2 हो जाएगा, और प्लस में हम लोग 15p कर देंगे। फिर उसके बाद f को सीरीज को जोड़ेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, और साथ में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है वही सेम अप्लाई करेंगे। तो माध्य इक्वल क्या होता है, सिग्मा fx बटे में क्या, सिग्मा f। तो माध्य का मान तो इस बार आपको क्वेश्चंस में पता है, तो बैठा देंगे 20 इक्वल क्या हो जाएगा, 220 बाय में 15p डिवाइडेड बाय क्या, और प्लस में 15p, और डिवाइड में क्या 10 प्लस p। अब इसको अगर हम मल्टीपल कर दे तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 200 प्लस में क्या हो गया 20p, इक्वल में क्या है 220, और प्लस में क्या 15p। सही है ना। इसको एक तरफ कर देते हैं, p वाले टर्म को एक तरफ और डिजिट को एक तरफ, तो 20p और माइनस में कितना 15p बराबर 220 माइनस में 200। शायद नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं, यहाँ कर देते हैं आपको सॉल्व। आई, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि 20 से करेंगे 10 को तो 200, और प्लस 20 को p से करेंगे तो 20p हो जाएगा, इक्वल में आपका 220 अब प्लस में 15p है। तो p वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और डिजिट को फिर एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पे 5p हो जाएगा बराबर 20 होगा। तो p इक्वल क्या होगा, 20/5 मतलब 4 आंसर निकल जाएगा। तो नंबर का कैलकुलेशन आप मिला लेंगे। मेथड को बस सीखना है आपको कि किस प्रक्रिया से हम लोग जो है माध्य ज्ञात करना सीखे। क्लियर है, आप लोगों को माध्य समझ में आ गया होगा। इस तरह का 2 टाइप का क्वेश्चंस बन गया आपको। वर्गंतराल टाइप में आपको एक में माध्य ज्ञात करने दिया जा सकता है, और दूसरा टाइप में क्या होगा कि बारंबारता की श्रेणी में कोई एक पद को आपको गायब कर देगा और वहाँ से माध्य दिया रहेगा और उस पद का मान आपको निकालना रहेगा। तो मान लिया p का टर्म का यहाँ वैल्यू निकालना था। क्लियर, समझ में सबको आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं माध्यक के बारे में। क्लियर है ना।
माध्यक को समझते हैं। माध्यक को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका, इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। याद रखना है बच्चे, कई बार क्वेश्चंस में हिंदी वर्ड ना लिख के वहाँ मीडियन लिखा हुआ रहता है, किसका, मीडियन ज्ञात करें, तो आपको मीडियन का वहाँ पे ध्यान रखना है, मीडियन, ठीक है ना, माध्यक होता है, तो हिंदी वर्ड में मीडियन ही लिखा रहेगा, वहाँ फंसना नहीं है। अब माध्यक भी क्या है, किसी आंकड़े का जो है केंद्रीय मान निकालने का तरीका है। लेकिन ये किस प्रकार निकालते हैं, तो माध्यक में सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े को हम लोग क्या करते हैं, आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाते हैं। आप लोग पढ़े हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर सबसे पहले हम लोग उसको सजाएंगे, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको हमेशा आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। उसके बाद घटते बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आप उसको काउंट करेंगे, गिनती करेंगे। आप देखेंगे गिनती करने पर दो तरह का गिनती बन सकता है, एक विषम या एक सम। गिनती के आधार पे बात कर रहे हैं हम, जब गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 संख्या है तो इसका मतलब विषम, और अगर 6 है तो फिर सम हो गया। तो सिंपल बात है, अगर विषम होगा तो निश्चित है जब उसका हम विषम में आप दो भागों में बांटेंगे तो एक संख्या बीच में बचेगा, और जो बीच में बचेगा वही संख्या क्या होगा, इसका माध्यक होगा। बीच वाला जो होगा वही माध्यक होगा। कब, विषम होगा जब। और जब सम होगा, तो जब सम होगा तो उसमें क्या होगा, बीच में दो मान बचेगा, बीच के दो मानों का माध्य, ठीक है। जब सम होगा तो इसमें क्या देखेंगे, बीच के दो मानों का माध्य। तो सबसे पहले देखते हैं आंकड़ा जो इसे मान लीजिए 3 4 5 6 2 1 6 दिया हुआ है। दूसरा आंकड़ा लेते हैं 4 5 6 3 2 8, ठीक है। सिंपल है, बस क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती वही होती है क्या, कि बच्चे क्या करते हैं, तुरंत इसका आंसर बता देते हैं। अब जैसे इसको काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और तुरंत आंसर देखा के बीच में दे दिए आंसर, ठीक है। कई बार चूँकि यहाँ रिपीट है तो क्वेश्चन हो सकता है आंसर सही भी है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि जब तक ये आंकड़ा क्रम से नहीं सजा हुआ रहेगा तब तक आप इसका आंसर नहीं बोलेंगे। तो ध्यान से देखना है कि इसको क्या करना है, पहले क्रम से सजाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और डबल बार 6 है, रिपीट है तो 2 बार 6 कर दिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। कई बार हो सकता है कि ज़्यादा नंबर रिपीटेड होगा तो वो बीच में आ जाएगा, तो सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी सोचना नहीं है। जब तक आंकड़ा को क्रम में नहीं सजाएंगे तब तक आप माध्यक नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आंकड़े को क्रम में सजानी है। क्रम में सजाने के बाद आप देखेंगे दोनों तरफ से हटाने के बाद आपका बीच में एक नंबर बच जाएगा, और वही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। क्लियर है। यहाँ भी सेम वही करेंगे, आप इसको आंकड़े को सजाएंगे, 2 3 4 5 6 और 8 है। यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों तरफ हटाने के बाद बीच में अगर देखें तो दोनों हट जाता है, लेकिन नहीं, बीच के दो मान को रख लीजिए आप। दोनों तरफ से हटाने के बाद बीच के दोनों मान को क्या करें, आप जोड़ दें और 2 से भाग कर दें, क्योंकि आपको बोला गया कि बीच के दो मानों का माध्य निकालना है। माध्य का मतलब दो नंबर, दो जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9/2 करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो 4 और 5 के बीच में 4.5 ही आता है, तो आसानी से आप यहाँ से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। दो तरह का क्वेश्चंस बनेगा यहाँ पे जनरली, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस में ये सब आपको आएगा। कई बार क्या होगा, इसी तरह क्वेश्चंस होगा, जैसे मान लीजिए इसमें से एक डेटा हम गायब करेंगे, माध्यक दे देंगे क्वेश्चन में, इसके जगह पे x लिख देंगे, तो ये सब भी क्वेश्चंस बनेगा। माध्य में भी सेम उसी तरह क्वेश्चंस बन सकता है। आपको चरमान दिया रहेगा, उस चरमान में से कोई एक मान को गायब कर दिया जाएगा और उसके बदले में माध्य दे देगा। तो जो तरीका आप अपनाएं उसी से आसानी से आप दोनों काम में, दोनों में, माध्य में भी और माध्यक में भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको सबको समझ आ गया। सबसे एक बार फिर से सुन लीजिए। माध्यक में आपको ध्यान रखनी है कि आंकड़े को हमेशा पहले क्रम में सजाना है, क्योंकि अगर आप क्रम में नहीं सजाते हैं तो उस आंकड़े का जो केंद्रीय मान होगा, जो बीच का मान होगा, मध्य मान होगा उस आंकड़े का, वो आपको सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बीच में ही बड़ा मान बोल देंगे तो दोनों तरफ अगर छोटा मान होगा तो फिर गलत होगा, क्योंकि बड़ा मान दोनों साइड होगा, ठीक है।
अगर कोई छोटा मान है, बड़ा मान होगा, दो साइड में होगा, बीच में मान अलग होगा, तो इसीलिए आंकड़े को पहले सजाना जरूरी है। सही है, मतलब क्रम में लाना जरूरी है। अब देखते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक को हम लोग बोलते हैं मोड। कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको मोड ही लिखा रहता है निकालने के लिए, इसमें भी आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, मोड ज्ञात करने बोला जाता है और बच्चे गलती से उसको समझ ही नहीं पाते। जो बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं बहुलक, तो बहुलक ही दिमाग में रहता है, सोचता मोड क्या होता है। तो हिंदी में कई बार क्वेश्चंस में मोड ही लिखा हुआ मिलता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे, मोड लिखा हुआ है। मोड बहुलक है क्या? जनरली कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है और उस आंकड़े में जो चर मान होती है, तो सिंपल है, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक बारंबारता वाली चर मान, ठीक है ना, वही बहुलक है। जैसे 2 3 4 5 6 3 2 4 3 6 3। अब जरा इसमें ध्यान से देखें, इसमें बहुलक क्या निकलेगा। बहुलक को हम लोग शॉर्ट में MO लिखते हैं, मीडियन को M, बहुलक को MO और माध्य को X बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर इसमें देखें तो 3 की संख्या सबसे ज़्यादा है, 4 बार रिपीट हुआ है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि इसका बहुलक क्या है? सॉरी, यहाँ पे 3 है। जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो यहाँ पे 3 का बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये क्या हो गया? बहुलक हो गया। ठीक है, इसी को इस तरह भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या करेगा, चर मान दे दिया, यहाँ f दे दिया, 2 3 4 5 6 3 6 9 4 2, और पूछ लिया बताओ यहाँ पे बहुलक क्या है। डाटा दिख के ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको समझना है सिर्फ कि हम लोग पढ़े क्या है, बहुलक क्या होता है। तो बहुलक होता है सबसे अधिक बारंबारता वाली चर मान। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है? 9। कौन से चर मान का? 4 का। तो आंसर 4 है। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना आपको, जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, अर्थात जिस आंकड़े में अगर बात करें तो जिसमें चर मान की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, जिस चर मान की, वही चर मान क्या होगा? बहुलक होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुलक को निकालना आसान है। कई बार और भी क्वेश्चंस बनते हैं, और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन किया जाता है जैसे 3 4 5 4 6। अब मान लीजिए यहाँ पे x लगा दिया। अब बोला क्या इसका बहुलक क्या होगा? 3 है, तो x का वैल्यू बताना है, x का मान क्या होगा। अब जरा सोचिए आप, इस क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा, एक और नंबर बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चंस को देखिए, 3 4 5 4 6 x और 3 दिया है। आप देखेंगे तो 4 2 है, 3 भी यहाँ पे 2 है, तो आप ऐसे तो बहुलक तय नहीं कर सकते। लेकिन अब x का मान बताना। आप जरा ध्यान से देखिए, बहुलक 3 दिया, इसका मतलब कि उस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तभी तो बहुलक 3 आया। इसका मतलब 3 चर मान का बहुल जो है बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा। अब उस आंकड़े में आप देखें तो 3 जो है 2 बार आ चुका है। इसका मतलब है ये 3 बार जब तक नहीं होगा, निश्चित है, क्योंकि 2 बार तो 4 भी है, तो 100% यहाँ हो गया कि x का मान क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा? x का मान 3 होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। सही है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपको परिसर। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर। तो ये परिसर रेंज क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सिंपल कह सकते हैं, अगर सबसे बड़ी मान, सबसे बड़ी चर मान माइनस छोटी चर मान। अब कोई आंकड़ा दिया है 2 3 4 5 6 10 8 7 6 5। अब कहेगा इसका परिसर क्या होगा? तो परिसर में आपको कुछ नहीं करना है बच्चे,
परिसर का मतलब रेंज होता है, कोई भी आंकड़े का रेंज क्या है। तो रेंज वर्ड बोलने से ही क्लियर लगता है कि रेंज मतलब स्टार्टिंग कहाँ से है और लास्ट कहाँ पे है, और उनके बीच का जो लेंथ है वही रेंज हो गया। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी मान क्या है और सबसे बड़ी मान क्या है, और उनके बीच का अंतर क्या है, वही क्या होगा, रेंज होगा, परिसर होगा। तो रेंज वर्ड से ही पता चलता है कि क्या स्टार्टिंग से लेके अंत तक जाता है। तो मतलब हो गया 10 सबसे बड़ी मान है, 2 सबसे छोटी है, घटाएंगे तो कहेंगे 8 क्या है, इसका परिसर है, रेंज है। 8 क्या है, इसका परिसर, रेंज हो गया। क्लियर है। रेंज निकालना आसान है आप लोगों के लिए, सिंपल है, याद रखना है। सबसे बड़ी चरमान माइनस सबसे छोटी चरमान करेंगे तो हमको परिसर या रेंज निकल जाएगा। इसके बाद सबसे एक क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मान में, जो केंद्रीय मान ज्ञात करते हैं में संबंध क्या दर्शाता है। केंद्रीय मान में संबंध बोलते हैं, या इसको कहते हैं माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध, बहुलक में संबंध। आप देखेंगे संबंध का फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो MO बराबर क्या हो जाएगा, 3M माइनस 2A। इस पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसे आपको माध्यक दे देगा, माध्य दे दिया जाएगा और बोलेगा बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए M दे दिया 6, A दे दिया आपको 2। M का मतलब माध्यक दिया हुआ है, A मतलब अर्थमेटिक मीन जो है माध्य दिया हुआ है, तो बोलेगा बहुलक कितना होगा, तो आप 3 × 6 माइनस 2 × 2 करेंगे तो 18 और माइनस में क्या 4, कितना हो जाएगा 14। तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। मतलब बहुलक देगा, माध्यक देगा तो माध्य ज्ञात कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा गया है, इसी फॉर्मूले का आपको क्या करेगा, डिफरेंट टाइप से लिख देगा। फॉर एग्जांपल MO के बदले में हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2A माइनस 3A। अब देखिए गलत है ये, फिर लिखा रहेगा 3M = MO माइनस 2A, गलत है ये, MO = 3M माइनस 2A। 100% ये सही है। तो इस तरह करके क्या करेगा, 4 ऑप्शन बना सकता है। आपको फुल्ली याद रखनी है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप माध्य, माध्यक और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, बारंबारता से रिलेटेड भी बात समझ में आ गया। चरमान कैसे ज्ञात होता है ये क्लियर हो गया। वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को। किसी भी वर्ग अंतराल का जो है हम लोग निम्न सीमा बता सकते हैं, उच्च सीमा बता सकते हैं, इनके बीच की लंबाई बता सकते हैं, यहीं से चर मान बता सकते हैं। चर मान जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे तो 35 निकल जाएगा। निम्न सीमा क्या हो गया, इसका 30 हो गया। उच्च सीमा क्या हो गया, 40 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। तो वर्ग अंतराल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है जो आप क्लियर कर सकते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक के लिए जो 3 फॉर्मूला मेन है वो आपको याद रखनी है। x बार इक्वल क्या होता है, ये तीनों फॉर्मूले पर भी ऑब्जेक्टिव कई बार आता है। x बार इक्वल क्या पढ़ते हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। m जिसको हम मीडियन कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू में i इंटू एच भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेंथ बोल सकते हैं यहाँ पे। तीसरा MO का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। h यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई। l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 उससे ठीक पीछे वाली वर्ग की बारंबारता और f2 बाद वाली वर्ग की बारंबारता। उसी तरह माध्यक में हमको l क्या होता है, l जो है वो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n कुल बारंबारता। cf क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पीछे वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, और f क्या हो गया बारंबारता, और h हो गया लंबाई। ठीक है ना।
इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले पर तो आप बैठा के बना ही लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम एक बार और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका जितने भी माध्यक और बहुलक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को माध्यक बहुलक से रिलेटेड जो शॉर्ट टाइप कॉन्सेप्ट दिया गया उसका आप लोग रिवीजन करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाए। अगले वीडियो में हम लोग माध्यक और बहुलक से लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग पढ़े मन लगाकर। धन्यवाद, थैंक यू।